कि जिसमें कोई लिविंग थिंग एज ए होल मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो उसको फिर हम नाम देते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, लेकिन लोकोमोशन का फैक्टर ज्यादा नुमाया होता है एनिमल्स। लोकोमोशन के लिहाज से प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स हैं, पूरे प्लांट में लोकोमोशन नहीं, मासवाई उनके मेल गमीट्स, हाँ लोअर जो एल्गी वगैरह है उनमें लोकोमोशन का फैक्टर है। अदरवाइज प्लांट्स में लोकोमोशन कम पाई जाती है, एनिमल्स में लोकोमोशन का फैक्टर नुमाया होता है। अब रही बात ये कि मूवमेंट या लोकोमोशन, दोनों को हम डिस्कस साइड बाय साइड ही करेंगे कि जैसे हमने कहा कि सपोर्ट की क्या जरूरत है, अभी आपको मैंने बताया कि क्यों सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ कि मूवमेंट या लोकोमोशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो लोकोमोशन या मूवमेंट, मैं दोनों को इकट्ठा बता रहा हूं कि मूवमेंट या लोकोमोशन की भी एक इंपॉर्टेंस है लिविंग थिंग के लिए, बहुत जरूरी है ये भी। किस पर्पस के लिए? कि बाज़ का लिविंग थिंग्स मूव करती हैं या लोकोमोट करती हैं फॉर फूड गेनिंग पर्पस। जैसे कोई एनिमल है, सुबह अपने घोंसले से, अपने घर से निकलता है, ना जाने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है अपनी फूड गेन करने के लिए। पूरा रेप्टाइल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, किस पर्पस के लिए? अपने पेट के लिए, अपनी फूड के लिए। तो लिहाजा एक तरफ तो फूड गेनिंग पर्पस के लिए भी लोकोमोशन या मूवमेंट होती है, दूसरी तरफ मूवमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए, कि मेल गमीट लोकोमोट करते हैं, मूव करते हैं टू अप्रोच द फीमेल गमीट फॉर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मीन के फर्टिलाइजेशन के लिए भी मूवमेंट होती है। ब्रीडिंग पर्पस कि मेल, एक पूरा मेल फीमेल को अप्रोच करता है फॉर सेक्सुअल ब्रीडिंग, या फीमेल मेल को अप्रोच करती है फॉर सेक्सुअल ब्रीडिंग। का एक्वेटिक लाइफ है, टेरेस्ट्रियल लाइफ है, एनिमल में बिहेवियर पाया जाता है कि ब्रीडिंग पर्पस के लिए भी मेल फीमेल को या फीमेल मेल को अप्रोच करेंगे तो प्रोसेस मूवमेंट होगी। फिर अपने शिकार को पकड़ने के लिए, जैसे एक शेर हिरन के पीछे भाग रहा है, शेर अपना शिकार पकड़ने के लिए मूव कर रहा है और हिरन अपनी जान बचाने के लिए। इसका मतलब है कि प्रीडेटर अपने प्रे को पकड़ने के लिए मूव करता है और प्रे अपने डिफेंस के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मूव करता है। तो लिहाजा अपने दुश्मन से बचने के लिए भी मूवमेंट की जरूरत है और दूसरे पे हमला करने के लिए भी मूवमेंट की जरूरत है। और बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस को गेन करने के लिए भी मूवमेंट्स होती हैं। कहीं हिजरत होती है ना, तो कोई एनिमल चल के किसी दूसरे जंगल में जा रहा है, इंसान एक मुल्क से चल के दूसरे मुल्क में जाकर रह के बस रहा है, क्यों? बेटर एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। तो लिहाजा बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस को गेन करने के लिए भी मूवमेंट होती है। अभी धूप जहां पे होगी वहां से साए की तरफ मूव करके जाएं, क्यों? कि साए में जरा टेम्परेचर कम, बेटर एनवायरमेंट हो गया उसकी निस्बत। तो लिहाजा फिर लिविंग थिंग्स को अपनी फूड गेन करने के लिए, अपने दुश्मन से बचने के लिए, अपने दुश्मन पे हमला करने के लिए, अपना शिकार पकड़ने के लिए, ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए मूव करना पड़ता है।
अब लोकोमोशन हो या सिंपली मूवमेंट, इवन पोलिनेशन के लिए भी मूवमेंट, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट भी एक मूवमेंट है। तो लिहाजा फिर लाइफ के बहुत से फैक्टर्स के लिए, लाइफ को बेटर चलाने के लिए प्लांट्स एनिमल दोनों में डिफरेंट लेवल की मूवमेंट्स पाई जाती हैं। ये जरूरत है मूवमेंट्स की। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट और मूवमेंट हैं क्या और इनकी जरूरत महसूस क्यों होती है। अब जरा आगे चलते हैं। इससे पहले भी चैप्टर नंबर 12 से तकरीबन ये डिफरेंट प्रोसेस लाइफ से रिलेटेड स्टार्ट हुए और हम उनमें जब डिस्कस करते हैं लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट, पहले प्लांट में फिर एनिमल्स। तो यहाँ सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोर्ट और मूवमेंट का जो फैक्टर है ये भी पहले हम प्लांट में डिस्कस करेंगे और फिर एनिमल्स में डिस्कस करेंगे। तो पहले सपोर्ट और मूवमेंट में से भी पहले सपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में सपोर्ट कैसे? पहले तो जरा थोड़ा सा कंसेप्ट ये भी आपको बता दूं कि प्लांट्स अगर हम मौजूदा क्लासिफिकेशन के मुताबिक ही देखें कि 5 किंगडम सिस्टम के मुताबिक, तो किंगडम प्लांट स्टार्ट होता है ब्रायोफाइट से। ब्रायोफाइट्स नॉन मस्कुलर प्लांट हैं। फिर उससे आगे ट्रैकियोफाइट्स आते हैं, उनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वैसे तो अगर हम सभी जो प्लांट्स की कैटेगरीज हैं ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म तक, उनको अलग-अलग डिस्क्राइब करना शुरू कर दें स्पोर्ट के लिहाज से, तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाए और ना आपकी बुक में अलग-अलग से ये डिस्कस है। यहाँ पे जनरली जो बड़े-बड़े प्लांट्स हैं ना, यानी ट्री लाइक, समझ लें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बड़े-बड़े पौधे, मॉडिफाइड प्लांट, उनको सामने रखते हुए टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। वैसे अगर पिछले सारे ग्रुप है उनको भी डिस्क्राइब करें तो ये तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है। एनीवेज बताने का मकसद ये था कि जो बड़े-बड़े प्लांट्स हैं यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वगैरह, उनको सामने रखते हुए हम ये टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि स्पोर प्लांट के लिहाज से जब हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग में बहुत बड़े-बड़े प्लांट, तो बास प्लांट इतने टॉल भी हैं कि जिनकी हाइट अप टू 400 फीट, 400 फुट तक ऊंचे प्लांट्स भी पाए जाते हैं। तो फिर इतने बड़े-बड़े प्लांट, उनके ऊपर लीव्स का लोड भी, ब्रांचेस का लोड भी, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, जिस भी लेवल के प्लांट है उनका लोड भी मौजूद। हम अगर सोचें कि वैसे हमने एक पोल लगाना हो, एक खंभा लगाना हो 100 फुट ऊंचा, बल्कि 50 फीट ही क्यों ना हो, तो उसको कितनी सपोर्टें लगानी पड़ती है, तो फिर वो सीधा खड़ा होता नहीं तो गिर जाता है। तो इतने बड़े-बड़े दरख्त जिनके ऊपर लोड भी इतना ज्यादा है, तो वो फिर इतना लोड लिए हुए भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ खड़े हैं, आंधी और तूफान भी उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उनका भी मुकाबला करते हैं, तो फिर उनमें जरूर कोई ना कोई सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, जड़ी बूटियां, हर्ब्स, जो बाजार देखने के लिहाज से छोटा सा उनका बारीक सा स्टेम है, नरम नाजुक, ग्रीन इन कलर, सॉफ्ट भी है,
उस पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, आंधी तूफान भी, लेकिन वो टूट नहीं रहे, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। इसका मतलब हुआ कि प्लांट्स के अंदर कोई ना कोई ऐसे टिश्यू मौजूद है कि जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर जो छोटे प्लांट हैं उनमें एक तो टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी, वो काफी सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जो छोटे प्लांट्स होते हैं अगर उनको पानी ना मिले, बिल्ड कर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। क्यों? कि टर्जिडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन टर्जिडिटी के साथ साथ और भी टिश्यूज मौजूद हैं। फिर झुमझुम प्लांट बड़े होते हैं, उनके लोड भी बढ़ रहा है और उनका सॉइल से डिस्टेंस भी काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उनको गिराने की कोशिश करती है। तो फिर कैसे वो प्लांट अपने आप को सीधा एयर में खड़े रखे हुए हैं, जरा देखते हैं कि पहले नंबर पे तो ये कि 3 किस्म के सपोर्टिव टिश्यू उनमें मौजूद है और टिश्यू का जिक्र मैं बाद में करता हूं। लेकिन अगर हम देखें कि एक स्टेम जो इतना लोड लिए हुए भी सीधा खड़ा है, तो उसके अंदर एक तरफ तो पैरेंकाइमा टिश्यू जिनमें कुछ टर्गर प्रेशर होता है, और दूसरी तरफ मस्कुलर बंडल जो हार्ड टिश्यू वाले बंडल्स हैं, सक्लेरेंकाइमा सेल्स उनमें होते हैं। आगे ये सक्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा तीनों में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे एक स्टेम जितना भी उसका साइज है डायमीटर के लिहाज से, वो इतना लोड लिए खड़ा है, उसके अंदर कौन सी चीज उसको सपोर्ट किए, इतना लोड बर्दाश्त करके उसको सीधा खड़ा होने में हेल्प करती है। तो उसमें ऐसा होता है कि वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट, वस्कुलर बंडल आपने पढ़ा ना, जाइलम और फ्लोएम मिलके वस्कुलर बंडल कहलाते हैं। कि अगर हम उसका सेक्शन चार्ट में देखें, सपोज कि ये है उसका डायमीटर, इसके अंदर वस्कुलर बंडल एक रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं या ज्यादा रिंग्स भी। जो आपको मैंने बताया था, जो डाइकार्ड प्लांट्स होते हैं ना, इनके अंदर वस्कुलर बंडल रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। लाइकवाइज वस्कुलर बंडल ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे एक पिलर के अंदर स्टील रॉड्स, सरिये कहते हैं जिनको, पिलर बनते हुए तो देखा होगा। एक पिलर जो आम हम बिल्डिंग में बनाते हैं, उसके अंदर पहले सरिये का एक सर्कुलर फॉर्म में रिंग बनाते हैं, एक बनाने का ज्यादा बना, और वो सरिये जो है वो सीधे खड़े करके फिर उनकी शटरिंग करके उनके अंदर कंक्रीट डालते हैं, यानी बजरी, सीमेंट, रेत का मिक्सचर बना के। अब जरा गौर करना, अगर उस पिलर में सिर्फ कंक्रीट भरते सरिये ना लगाए, तो क्या वो पिलर कायम रह सकेगा? थोड़ी सी वाइब्रेशन हुई, थोड़ी सी कोई फोर्स वगैरह एक्सर्ट हुई तो ट्राइंगल टूट जाएगा पूरा, सिर्फ कंक्रीट होगा। और अगर कंक्रीट ना हो, सिर्फ सरिये हो, सिर्फ स्टील रॉड ही खड़े करके उनके ऊपर पुल या बिल्डिंग बनाए, तो क्या वो स्टील रॉड, सरिये बर्दाश्त कर लेंगे? इतना लोड वो भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब वो स्टील रॉड यानी सरिये और कंक्रीट दोनों मिलते हैं, तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन से वो इतना हार्ड पिलर, कितना लोड बर्दाश्त कर रहा है। अगर पुल के नीचे है तो रोजाना कितनी गाड़ियां उसके ऊपर से गुजर रही हैं, अगर बिल्डिंग के नीचे है तो कितनी सदियों से या कितने सालों से वो बिल्डिंग का लोड लिए खड़ा। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है वो ये कि स्टेम के अंदर वस्कुलर बंडल और बाकी जो टिश्यूज हैं, जो पैरेंकाइमा है, थिन वॉल्ड है, उनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि वस्कुलर बंडल स्टील रॉड का काम कर रहे हैं। कौन से स्टील रॉड? जैसे पिलर के अंदर वो सरिये होते हैं,
और इनके दरमियान ये बाकी जो एरिया है इसमें पेरेन्काइमा सेल्स हैं। ये जो पेरेन्काइमा इनवॉल्व सेल्स हैं टर्जिलिटी भी तो इनमें होती है, लेकिन ये ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कंक्रीट। ये दरमियान में बाकी सारे पेरेन्काइमा सेल उस कंक्रीट का काम कर रहे हैं जो पिलर के अंदर हो और मिलके तो ये स्ट्रक्चर हार्ड बनाएगा। इसके अलावा कुछ लेंथ वाइज फाइबर भी होते हैं जैसे सनफ्लावर में पेरेन्काइमा टिश्यू के जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो लिहाजा फिर दोबारा इस बात को समझें कि जो बड़े बड़े ट्रीज हैं इतना लोड बर्दाश्त किए हुए हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ खड़े भी हैं, तो उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या कि उनके अंदर मस्कुलर बंडल लेंथ वाइज ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे एक पिलर के अंदर सरिये हो और पेरेन्काइमा टिश्यू जो उनको सराउंड कर रहे हैं, इर्द गिर्द हैं, वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कंक्रीट को पिलर के अंदर। तो दोनों की कॉम्बिनेशन से वो एक टफ हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है जो इतने लोड को बर्दाश्त किए हुए अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी खड़ी। ये तो भी मैंने आपको स्टेम के अंदर ये जो टॉल ट्रीज के स्टेम है उसके अंदर अरेंजमेंट बताया। आगे फिर ये कि प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में स्टेम, रूट, लीफ वगैरह में ओवरऑल इवन सीड या फ्रूट वगैरह जो भी पार्ट्स हैं प्लांट के जिनको सपोर्ट की जरूरत है, उसके अंदर 3 तरह के टिश्यूज होते हैं। 3 तरह के सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाए हुए होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों अपने अपने लेवल की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कल के लेक्चर में फिर आपको समझाऊंगा कि ये पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा 3 तरह के टिश्यू कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये मैं पहले ही बता दूं कि अभी ये पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा से रिलेटेड अभी से ना पूछना शुरू हो जाना। मैंने बताया भी आपको कि ये कल के लेक्चर में आपको मैंने समझाना है ये कैसे टिश्यू होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो जनरल कंसेप्ट आपको मैंने बताया इससे रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर का बताया, इससे रिलेटेड किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते, लेकिन क्वेश्चन वाकई टॉपिक से रिलेटेड हो, बोंगी नहीं मारनी। अगर क्लियर है तो ओके लिख दे। हाँ, ये नहीं समझना कि ये सुन्नत या फर्ज है क्वेश्चन पूछना जरूरी, ये समझ आ भी गई है तो कम से कम हम अपने आप को रिप्रेजेंट तो कर ले कि हम जिंदा हैं। ओके ठीक है, ओके है तो फिर मैं एंटी टेस्ट की क्लास पढ़ाने लगा हूँ। क्या पिथ? ये पिथ प्लांट के पार्ट का नाम है, ये सेंट्रल पार्ट होता है पिथ। ये पिथ रीजन जो है ना सेंटर में होता है, मस्कुलर बंडल के भी सेंटर में। इसमें भी पेरेन्काइमा सेल भी होता है, स्टोरेज रीजन होता है। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा है? मैं सिर्फ सपोर्ट के लिहाज से भी जिक्र कर रहा हूँ, मस्कुलर बंडल कंडक्शन का काम भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड भी करते हैं। टर्गर प्रेशर वाटर जब वैक्यूम में एंटर होता है तो आउटवर्ड जो फोर्स एक्सर्ट होती है उसको टर्जेड, ये भी कल समझाना है। अभी कल ये टर्गर प्रेशर वाला भी आपको समझाऊंगा पेरेन्काइमा सेल्स में। ट्यूब्स कौन सी ट्यूब्स? ट्यूब्स तो बहुत सी ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स की बहुत सी टाइप है। फ्लोइंग ट्यूब्स भी होती हैं, सीव ट्यूब्स भी उनको कहते हैं, फिर ट्रेकियल ट्यूब्स भी होती हैं, फिर कैनाल्स भी होती हैं इनके अंदर। ये आप कौन सी ट्यूब की बात कर रहे हैं? जाइलम और फ्लोइम कंबाइन होकर मस्कुलर बंडल बनाते हैं। नहीं नहीं, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। किसने कहा पेरेन्काइमा मस्कुलर बंडल? मैंने इसीलिए कहा ना ये कल आपको बताऊंगा भी, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा।